साथियों, जय भीम, जय ओबीसी। मैं हूं हितेश और आप देख रहे हैं द थिंक। आज हम आए हैं हमारे गोंदिया जिले में, जहां पर एक जयंती का सेलिब्रेशन हो रहा है। कहते हैं कि जो कौम अपने इतिहास को भूलती है वो कभी इतिहास नहीं पैदा कर सकती। इसलिए इतिहास की पुनर्जागृति करने वाले संत जगनाड़े जी महाराज, जिन्होंने संत तुकाराम जी के जो गाथाएं लिखी थी, उनको अपने माध्यम से बहुजन समाज तक के पहुंचाने का जो काम है, ये बेहतरीन काम किया। और उसी महापुरुष की आज यहाँ पर जयंती का सेलिब्रेशन हो रहा है। तो साथियों, आइए बात करते हैं कि इसके पीछे का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। मेरे साथ में जुड़े हैं तब मेरे तमाम ओबीसी भाई, उनके साथ में अभी हम चर्चा करने वाले हैं। सर, सबसे पहले मैं आप सभी का द थिंक की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करना चाहता हूँ। और जो संत जगनाड़े जी महाराज है, जो कि हमारे बहुजन समाज से आते हैं, उनका कहीं ना कहीं इतिहास में जो बहुत बड़ा योगदान है हमको पता चलता है। क्योंकि अभी जो है उनकी ये जो चीज़ें, ये सेलिब्रेशन, महापुरुषों को याद करना, उनके विचारों को समाज तक पहुंचाना, ये सेलिब्रेशन के माध्यम से ही हो रहा है। तो सर, इसके पीछे का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था, क्या था, ये इसके विषय पर आप सर क्या कहेंगे? जैसा कि कहा जाता है कि संतों की कोई जाति नहीं होती, जी बिल्कुल। लेकिन फिर भी इस बहुजन समाज में जितने संत हुए हैं, उन्होंने कोई धार्मिक कार्य के बजाय उन्होंने समाज का उत्थान हो इस दिशा में काम किए हैं। लेकिन यहाँ की व्यवस्था ने उन संतों को उस जाति में बांट दिया। जैसे संत जगनाड़े महाराज है तो ये तेलियों के संत है, नरहरि महाराज है तो सोनार के संत है, तुकाराम महाराज है तो कुंभियों के संत है, जबकि इन्होंने पूरे समाज के लिए, पूरे जनमानस के लिए काम किया है। तो सबसे पहले तो ये संताजी जगनाड़े महाराज, इनकी जयंती सिर्फ तेलियों ने मनाना चाहिए, ये भी वहाँ तक ये नहीं है। फिर भी संतों की जो हम जयंती मनाते हैं वो मात्र उनके फोटो पर माल्यार्पण करके अगरबत्ती लगाने तक नहीं रहती, नहीं। उनके विचारों को जीवित रखने के लिए उनकी जयंती मनाती है। क्योंकि अगर हम एक ऐसा थॉट है कि विचार मरते नहीं हैं, लेकिन अगर उन विचारों को जिंदा रखने वाली कौम अगर नहीं हुई तो विचार मरते हैं। तो संतों के विचारधारा को और संतों के विचारों को जिंदा रखने के लिए उनकी जयंतियाँ हम बड़े ही अच्छे ढंग से, बड़े ही उत्साह से हर साल मनाते हैं। सर, अभी आप जो है तमाम ओबीसी समाज से आते हैं, और ओबीसी समाज की सर देश में इतनी कहीं ना कहीं उनका शोषण हो रहा है। पॉलिटिकली बोलिए, एजुकेशन में बोलिए, या फिर हर चीज़ में बोलिए। सर, इसके विषय पर सर आप क्या कहना चाहेंगे? सर देखिए, ऐसा है कि पूरे देश के अंदर जैसे संविधान इस देश में बना है और संविधान ने जो अधिकार दिए हैं, तो ये किसी जाति विशेष को नहीं दिया है। यहाँ किसी पोवार को या किसी तेली को या कलार को ऐसा ये नहीं है। उन्होंने, बाबा साहब ने जो संविधान बनाया उसमें ओबीसी इस कैटेगरी को उन्होंने कस्टमाइज़ किया है, और जिसमें तमाम लगभग इस देश के अंदर 3000 से ऊपर जातियाँ हैं। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग जातियाँ उसमें दी गई है। तो अभी जब देख रहे हैं हम लोग, आज़ादी के 70-75 साल के बाद भी ओबीसी की स्थिति जस के तस है। यहाँ तक कि इतनी खराब हो गई, अगर 2-4-5% नौकरी वाले लोग जो गांव छोड़ के शहरों में बस गए हैं, उनके बड़े घर देख के हम ओबीसी का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। गांव खेड़ों में ओबीसी की इतनी हालत खराब है। खेती मुख्य व्यवसाय है, जो डिवाइड रूल में 2 भाइयों में, 4 भाइयों में बट के 1 एकड़ से आधा एकड़ से एक कूड़ो लगभग खत्म हो गया। ऊपर से एक परिवार में अगर 4 भाई है तो 2 भाइयों के 2 कमरे, बाकी 2 भाइयों में जहाँ गाय बैल रहते थे उस कोटे को सरा सुरा के, इवन वो 1.5 लाख रुपए की झोपड़ी के लिए 2-2 3-3 साल से राह देखते हैं, और कोठे में रहने की उनकी हालत है। लेकिन इसकी जो पीछे का वजह है कि ओबीसी जो शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से सबल होना चाहिए था, इस देश में कहीं ना कहीं उसको राजकीय पक्षों ने उतना वेटेज नहीं दिया, जबकि यहाँ का सबसे बड़ा समाज ओबीसी है। 1931 की जनगणना के आधार पर हम मानते हैं कि वो 52% है, बिल्कुल। लेकिन उस समय भारत की जनगणना ही जो जनसंख्या ही 35 करोड़ से कम थी। आज जब 100-125 करोड़ के लगभग ऊपर की जब जनगणना हो जाती है तो आपका रेशो भी बढ़ जाता है। तो यहाँ ओबीसी समाज सबसे बड़ा समाज, लगभग मैं तो कहता हूँ कि 65 से 70% ओबीसी समाज है, और जिसको अनदेखा किया जा रहा है शैक्षणिक रूप से। आपने बीच में पढ़ा होगा कि 314 कलेक्टर ओबीसी के, उनके घरों में पेड़े बांटे गए, ढोल नगाड़े बजे, लेकिन बावजूद सरकार की कुछ और गलतियों की वजह से उनको घर में बैठना पड़ा। उसमें से कुछ लोग डिप्रेशन में आकर आत्महत्या कर लिए। ये ओबीसी समाज अभी तक इसको नहीं जान पाया है।
अभी जो है ओबीसी समाज जो है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा इनको जो है 52% रिजर्वेशन देने का मामला चल रहा है, लेकिन देश में कहीं ना कहीं मंडल कमीशन लागू होने के बाद में सर जो है 27% लागू है। अभी आप अगर मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ कि जैसा अभी 10% जो रिजर्वेशन है बिना आंदोलन किए बिना कोई संघर्ष के 10% वालों लोगों को मिल गया, तो कहीं ना कहीं हमारे मन में भी ये प्रश्न उठता है कि जब हम पिछले 20 साल से 35 साल से जब संघर्ष कर रहे हैं कि ओबीसी को रिजर्वेशन पूरी तरीके से मिलना चाहिए, तो कहीं ना कहीं हम पॉलिटिकली अवेयर नहीं है, कहीं ना कहीं हम पॉलिटिकली अवेयर नहीं है। और जो रिजर्वेशन का जो मुद्दा है, ये रिजर्वेशन इट इज़ नॉट अ गरीबी हटाओ आंदोलन, ये हमारे समाज का कितना प्रतिनिधित्व होना चाहिए इस बात के ऊपर डिपेंड करता है। तो सर इसके ऊपर आप क्या विचार रखेंगे? सबसे पहले तो विश्व को शांति देने वाले तथागत गौतम बुद्ध जी इन्होंने जो हमको प्रेरणा दी थी, जिस तरीके से हमको तुकाराम महाराज जी, संताजी महाराज जी जो है, हाँ और ख़ास करके आज मैं दूसरे मुद्दे को ले रहा हूँ जी थोड़ा सा, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो ओबीसी वर्ग का तो ऐसा है कि ओबीसी वर्ग के जो टुकड़े टुकड़े जो किए हुए हैं, क्योंकि जो ऊपर जो शासनकालीन जो चल रहा है, चाहे वो कोई भी पार्टियाँ हो, जिस तरीके से मतलब हमको एक होना चाहिए और हमको अपने हक और अधिकार को समझने की कोशिश जब हम करते हैं, तो किसी न किसी तरीके से हमको ओबीसी को तोड़ने का काम यहाँ हो रहा है। इसलिए ओबीसी वर्ग जानते हुए भी अपने आप के हक और अधिकार को लड़ने की कोशिश नहीं कर रहा है, उसको कहीं ना कहीं उसको तोड़ा जा रहा है। आज इलेक्शन की बात है, इसलिए ओबीसी इनको समझ में आ रहा है, नहीं तो इनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई से यानी शैक्षणिक आर्थिक गुलामी ढो ही रहे हैं, फिर भी इनको समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे बच्चों का इतना नुकसान हुआ है। तो कहने का मतलब यह है कि किसी न किसी एक प्रबुद्ध जो विचारधारा से जब तक कि हम लोग जुड़ेंगे नहीं, तब तक कि हम अपनी औकात, अपने काबिलियत को नहीं समझ पाएंगे। आज हम यहाँ सब तेली समाज के और भी जो लोग यहाँ हम इकट्ठा हुए हैं, तो हम संताजी जगनाड़े महाराज जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ पर है ना। तो मैंने भी बीच में एक जयंती सिनेमा देखा हूँ, बिल्कुल मेरे बच्चों ने 4 बार देखे, मैंने भी 4 बार देखा। जी। तो उससे जो मेरे को प्रेरणा मिली है, बिल्कुल तो वो इस हिसाब से है कि जयंती को भी मनाना तो किस रूप से मनाना चाहिए। कि हमारे संतों के, हमारे महापुरुषों के विचार घर घर तक के जाना चाहिए, और हमारा मेन तो शैक्षणिक आधार मजबूत होना चाहिए। तभी हम राजनीतिक लेवल पर पहुंच सकते हैं और आगे कुछ हम अपने बच्चों का भविष्य बना सकते हैं। पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो हम आगे कुछ नहीं कर पाएंगे, है ना। और आज हमारे गोंदिया शहर के अंदर में चारों तरफ संताजी जगनाड़े महाराज की जयंती के रूप में मनाया जा रहा है, और मेरा भी एक अभी और शाम को चिंतन बैठक, बिल्कुल सर्व समाज चिंतन बैठक आज 5:30 बजे सविता वेदरकर मैडम के घर में रखी हुई है, ठीक है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि तथागत गौतम बुद्ध से लेकर के छत्रपति शाहू जी महाराज, जिनको हम आरक्षण के जनक कहते हैं, इन तमाम ओबीसीओ का जो आंदोलन है, इन तमाम ओबीसीओ के आंदोलन को गति देने का काम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहीं ना कहीं संवैधानिक तरीके से किया है। कि जैसे आप बहुजन महासंघ चलाते हैं, तो सर इसका एक उद्देश्य होता है कि समाज के प्रति उनकी निष्ठा जागृति होना चाहिए। क्या संदेश देना चाहेंगे आप? समाज को ये संदेश देना है, ओबीसी समाज अपन तेली समाज में आते हैं। बिल्कुल पहली बात ऐसा है, जब तक कि तेली को तो एक होना चाहिए और तेली ने ओबीसी को एक करना चाहिए। और दूसरी बात, जब तक ये बाबा साहब को नहीं समझेंगे तब तक के तो इनका कभी उद्धार हो ही नहीं सकता। और पहली बात, ओबीसी समाज क्या करता है, अपना तेली समाज क्या करता है, संविधान विरोधी है, संविधान का विरोध करता है बहुत। और जब तक ये संविधान नहीं पढ़ेगा, बाबा साहब को नहीं समझेगा और समाज में एकत्र नहीं होगा, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। हमारे साथ में हरीश तुड़स्कर जो है, जो युवा है, कहते हैं कि युवा में बहुत ताकत होती है। युवा का अगर उल्टा कर दिया जाए तो वायु होता है, और वायु में वो शक्ति होती है कि वो बड़े बड़े तूफानों का रुख मोड़ सकती है। सर आप एक युवा है, और युवाओं के नाते आप देश में सर बढ़ती हुई बेरोजगारी देख रहे हैं। सबसे ज़्यादा इन सब चीज़ों पर फोकस होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं हमको डाइवर्ट किया जाता है। इस विषय में आप अपने ओबीसी भाइयों को, पूरे देश के ओबीसी भाइयों को सर क्या संदेश देना चाहेंगे? सर सामने आए थोड़ा। नमस्कार। मैं तो आपको सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि समाजकारण के साथ साथ राजकारण भी ज़रूरी है। उसी के साथ मैं NSUI का जिला अध्यक्ष हूँ, नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो ओबीसी के विद्यार्थी हो, SC के विद्यार्थी हो या अन्य विद्यार्थी हो, जिस तरीके से 2014 में मोदी जी के जो जुमले वादे थे
2 करोड़ रोजगार, 15 लाख, इस झूठे वादों के चक्कर में युवाओं ने उनको भरपूर मतदान किया, उनको चुन के लाया। दोबारा मौका उनको 2019 में भी दिया, है ना। उसके बावजूद भी सरकार जो है, मतलब किसान आंदोलन आप देख रहे हो, किसान आंदोलन आज 1.5 साल हो गया किसान आंदोलन चल रहा था, उसमें 75 लोग शहीद हुए। शहीद ही बोलना पड़ेगा उनको, क्योंकि वो अपने देश के हक की लड़ाई लड़ रहे थे। मोदी जी जब वो 75 लोग शहीद होने के बाद में आज यूपी के इलेक्शन लगे थे, तब जाके उनने वो किसान आंदोलन को, किसान कानून को बस मौखिक रूप से, औपचारिकता रूप से वापस लिया, जो कि अभी भी इसमें पार्लियामेंट में उसकी कोई तरतूद नहीं हुई है ना। तो जो मोदी जी जुमले दे रहे हैं युवाओं को, किसानों को, सभी लोगों को, तो मैं युवाओं से यही विनती करता हूँ कि युवा लोग अभी भी समझ जाए कि जिस तरीके से ये जुमलेबाजी करके अपन बेरोजगार हो रहे हैं। मोदी जी बोल रहे कि रोड पे आके आप पकौड़े बेचिए। LLB किए हुए लड़के, इंजीनियरिंग किए हुए लड़के आज 4-4, 5-5 साल हो गए घर में बैठे हुए हैं। ठीक है। दूसरा विषय ऐसा है ओबीसी का। ओबीसी का आंदोलन, ओबीसी को 52% आरक्षित बाबा साहेब ने जब बोले थे कि रिजर्वेशन, बाबा साहेब ने बोले थे कि 52% ओबीसी को आरक्षण मिलना चाहिए। देश का सबसे बड़ा तबका जो है ओबीसी है। तो जैसे कि अभी जो महाराष्ट्र में सरकार है महाविकास आघाड़ी की, महाविकास आघाड़ी के सरकार ने जब केंद्र सरकार को ओबीसी का डेटा मांगा, तो केंद्र सरकार ने उस डेटा को देने से इनकार किया। अब इनकार करने के बाद में जब ओबीसी की जनगणना ही नहीं होगी तो देश में इलेक्शन कैसे होगी? कैसे होगा? सवाल उठता है ये। जब देश में इलेक्शन नहीं होगा तो जो मतलब राजकारणिक व्यक्ति हो गया, जो समाज का कुछ उद्धार करने के लिए मतलब अपने जो सर्वसामान्य लोगों के प्रश्न रखने के लिए खुद जो चुन के आता है इलेक्शन में, अब डायरेक्ट तो कोई प्रधानमंत्री से मांगने जाने वाला है बिल्कुल नहीं। कोई MP रहेगा, कोई आमदार रहेगा, कोई नगर सेवक रहेगा, उन सब से वही लोग सर्वसामान्य लोगों से चर्चा करने के बाद में वो चीज़ें ऊपर रखेंगे। तो महाराष्ट्र सरकार ने तरतूद निकाली कि 52% नहीं, 27% आरक्षण के हिसाब से अपन इस महाराष्ट्र में इलेक्शन करवा देते। आज कल की न्यूज़ है, कल मेरे को जानकारी मिली कि 6 तारीख को जब जिला परिषद का आखिरी समय था फॉर्म भरने का और नामांकन का, और 7 बजे सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया कि जो 27% आरक्षण था उसको भी कैंसिल खारिज किया जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं एक अन्याय है और ये पूरी मिला के भाजपा की चाल है। इसके पीछे एक राहुल रमेश वाघ करके जो जड़गांव के भाजपा के जिला सर चिटनीस है, उन्होंने ये इस ओबीसी के मतलब आरक्षण को रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की थी। तो मतलब भाजपा कल जो लोगों दिखा रहे हैं कि हम ओबीसी को आरक्षण दिलाने में बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, और दूसरे हाथ से ये कर रहे कि खुद ही अपने लोगों से पिटीशन फाइल करवा रहे कि तुम आरक्षण रद्द करो। मतलब ये कहीं ना कहीं दोगला जो काम है, दोगले तरीके का काम उनका। तो अभी सही आपको बताना चाहता हूँ कि लाइन से जैसी ओबीसी को खत्म करना चाहेंगे, बाद में एससी के ऊपर लाएंगे, और पूरे देश से बाबा साहेब आम्बेडकर ने जो आरक्षण, संविधान में जो आरक्षण लिखा था सभी के लिए, वो सभी को खत्म करने के ये सीधा एक जनरल मुद्दा लाने वाले हैं। करते हैं हमारे साथ में हमारे बुजुर्ग अध्यक्ष जो आदर्श तेली समाज कृति समिति है, वो यहाँ के अध्यक्ष है। सर, इस मौके पर, जिस जयंती के मौके पर आज तमाम ओबीसी समाज को सर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि तेली समाज को हम एकत्र करने जा रहे हैं जी। जैसा कि एक एक समाज ओबीसी में जुड़ते जाएगा, पूरा समाज एकत्र आने से सब लोगों को हमको ओबीसी में जोड़ना है, वो हमारा पहला उद्देश्य है। क्योंकि आज जो ओबीसी पे अन्याय होने जा रहा है, आज हमारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। बिल्कुल सर। और जैसा अंग्रेजों की नीति थी, फोड़ो तोड़ो राजकारण करो, और वही राजकारण आज होने जा रहा है। लेकिन हमारा ओबीसी भाई कहीं ना कहीं बिखरा हुआ है, कहीं कांग्रेस में है, कहीं भाजपा में है, कहीं अनेक पार्टियों में बिखरे हुए। तो हम ये कहना चाहते हैं, भाई आप कौन से पक्ष में, हमसे उससे कोई ताल्लुकात नहीं, लेकिन ओबीसी नाम पर जो सभी ने एक आना चाहिए, और जो अपनी नितांत आवश्यकता है, मांग है, देश की मांग है, आज बुजुर्गों की मांग है, युवाओं की मांग है, हर पढ़ाई करने वाले बच्चों की मांग है, उसका कहीं तो भी उसका उद्देश्य सफल होना चाहिए।
तो साथियों, तमाम ओबीसी भाइयों के साथ में चर्चा करने के बाद में हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि हमारी जो समस्या है, जो हमारी बेसिक नीड्स है, एजुकेशनल हो, इकोनॉमिकल फैक्टर हो या फिर रिलीजियस जो भी चीज़ें आती है, इन चीज़ों के ऊपर हमें फोकस करके हमें एक सही प्रतिनिधित्व, ओरिजिनल रिप्रेजेंटेशन जिसको बोलते हैं, जो कि संसद में जाकर के हमारी बात रख सके, हमारे अधिकार को बचाने की जो बात यहाँ पर ये जो कर रहे हैं, वो संसद में जाने के बाद में ही हमारे जो प्रतिनिधि जहाँ पर बात नहीं रखेंगे, तब तक के हमारे जो अधिकार है जयंती सेलिब्रेशन करने से नहीं। ये तो एक माध्यम है कि लोगों को और तमाम समाज के लोगों को जोड़ने का एक माध्यम है, लेकिन इसके माध्यम से ही हम लोगों तक के ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि अगर आप टुकड़ों में बटे रहोगे, तो आपका शोषण होता रहेगा। हाथ की 5 उंगलियां जब मुट्ठी बन जाती है, तब किसी की हिम्मत नहीं होती कि हमसे लड़ने की। आखिरी समय जाते जाते मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब कहते हैं कि अगर आप शासन प्रशासन में, पढ़े लिखे लोगों ने इसको निगेटिव लिया, पढ़े लिखे लोग अगर शासन प्रशासन में नहीं जाते तो अयोग्य लोग हमारे ऊपर राज करते हैं, शासन करते हैं, और वही स्थिति आज देश में हमको देखने को मिल रही है। साथियों, इस जयंती के मौके पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया दें। तब तक के लिए बने रहे द थिंक पर। जय भीम, जय ओबीसी, धन्यवाद। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।